Good morning, students. Today we are going to discuss our new topic, that is the Huygens principle. And Huygens principle states that each point on the wavefront is a source of secondary wave which add up to give a wavefront at any later time. Means हर एक वेवफ्रंट के ऊपर और हर एक पॉइंट क्या करेगा, एक सेकेंडरी वेवलेट की तरह या फिर बोलें कि हम सोर्स की तरह बिहेव करेगा, जो आगे जा कर के नई डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा और वो नई डिस्टर्बेंसेस आगे जा कर के क्या बनाएंगी, एक नया वेवफ्रंट जनरेट करेंगी। तो हाइजेंस ने ये प्रिंसिपल हमें दिया था और इसके लिए उन्होंने कुछ अजम्पशंस ली थी। अजम्पशंस ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल। और फर्स्ट assumption was each point on the wavefront, each point on a wavefront, on the wavefront act as a fresh source of new disturbance, which is called the secondary wave or wavelet। सपोज करते हैं कि हमारे पास ये कोई सोर्स ऑफ लाइट है जिससे हर एक डायरेक्शन के अंदर लाइट स्प्रेड आउट हो रही है। तो इसके अराउंड मैं एक स्फेरिकल वेवफ्रंट कंसीडर कर लेता हूँ। सपोज ये हमारे पास क्या है, एक स्फेरिकल वेवफ्रंट है, स्फेरिकल वेवफ्रंट का पार्ट है। तो फर्स्ट अजम्पशन के अकॉर्डिंग ईच पॉइंट ऑन द वेवफ्रंट, इस वेवफ्रंट के ऊपर हर एक पॉइंट क्या होगा, सपोज हम पॉइंट कंसीडर कर लेता हूँ, हर एक पॉइंट इस वेवफ्रंट के ऊपर एक नई डिस्टरबेंस का काम करेगा। अब ये क्या है, एक पॉइंट सोर्स हमने लिया तो इसकी वजह से क्या रहेंगे, स्फेरिकल वेवफ्रंट्स जनरेट होंगे। सिमिलरली यहाँ पर स्फेरिकल वेवफ्रंट्स जनरेट होंगे। ठीक है, तो ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट एज ए फ्रेश सोर्स। ये हमने क्या किया, इस वेव फ्रंट के ऊपर 3 पॉइंट लिए जो क्या कर रहे हैं, एक नए फ्रेश की तरह बिहेव कर रहे हैं ऑफ द न्यू सोर्स एंड, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वेव और वेवलेट्स बोलते हैं। ठीक है, जो सेकेंड अजम्पशन था यहाँ पर, सेकेंड अजम्पशन, दिस इज आवर फर्स्ट अजम्पशन, सेकेंड अजम्पशन वाज द सेकेंडरी वेवलेट, द secondary wavelets spread out in all directions, with the speed of light, विद द स्पीड ऑफ लाइट। जो सेकेंडरी वेवफ्रंट्स रहेंगे, ये क्या है हमारे पास, सेकेंडरी वेवफ्रंट्स हैं, ये स्पीड ऑफ लाइट के साथ में हर एक डायरेक्शन के अंदर क्या होंगे, स्प्रेड होंगे इन द गिवन मीडियम। एंड थर्ड अजम्पशन वाज द न्यू वेवफ्रंट, द न्यू वेवफ्रंट एट एनी later time, at any later time is given by the forward envelope। जो हमारे पास नया वेवफ्रंट बनेगा,
अब नया वेव फ्रंट हम कहाँ से बनाएंगे, इन जो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं हमारे पास, ये जो सेकेंडरी वेवलेट यहाँ पर बने हुए हैं, इनका फॉरवर्ड एनवलप जो होगा इसको हम ज्वाइन कर देंगे और ये हमारे पास क्या रहेगा, एक नई वेव बन जाएगी, सॉरी न्यू वेव फ्रंट की तरह ये ट्रीट होगा। तो हमने क्या किया, पहले एक सोर्स ऑफ लाइट लिया जिससे क्या है स्फेरिकल वेव फ्रंट्स जनरेट हो रहे हैं, और इन स्फेरिकल वेव फ्रंट्स के ऊपर हमने क्या किया है, कुछ पॉइंट कंसीडर किए जो क्या करेंगे, अपने आप में खुद एक नई डिस्टर्बेंस का काम करेंगे, जिनकी वजह से अगेन स्फेरिकल वेव फ्रंट्स बनेंगे। और इन स्फेरिकल वेव फ्रंट्स का जो फॉरवर्ड एनवलप रहेगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, हमारे नए वेव फ्रंट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हाइजेंस प्रिंसिपल था। अब इसमें इन्होंने बोला कि न्यू वेव फ्रंट इज एट एन लेटर टाइम इज गिवन बाय द फॉरवर्ड एनवलप, हमें सिर्फ फॉरवर्ड एनवलप लेना है। यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि नो बैकवर्ड वेव फ्रंट्स आर पॉसिबल, वाई नो बैकवर्ड एनवलप और wave fronts are possible। बैकवर्ड एनवलप पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि किसी भी टाइम के ऊपर जब हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको, जो एम्पलीट्यूड रहेगा हमारे पास, एम्पलीट्यूड ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट, सेकेंडरी वेवलेट at any time is given by 1 प्लस कोस ऑफ थीटा से। अब सेकेंडरी वेवलेट का एम्पलीट्यूड हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सपोज ये ए से हमने एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट किया है, किसी भी टाइम के ऊपर सेकेंडरी वेवलेट का एम्पलीट्यूड किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 प्लस कोस ऑफ थीटा से। अगर हम बात करें फॉरवर्ड एनवलप की, तो फॉरवर्ड के केस के अंदर हमारे पास आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, और इस केस में हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, थीटा इज इक्वल्स टू 0। अब थीटा इज इक्वल्स टू 0 है यहाँ पर, तो ए इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, 1 प्लस कोस ऑफ 0 डिग्री, और ये रहेगा 1 प्लस 1 2, मीन्स क्या हो गया, हमारे पास एम्पलीट्यूड बढ़ गया है। लेकिन दूसरी तरफ हम अगर बात करें बैकवर्ड एनवलप के केस में, तो बैकवर्ड एनवलप के केस में हम क्या कर रहे हैं, बैकवर्ड एनवलप हमें यहाँ से ड्रॉ करना होगा, और उस केस में हमारे पास ये थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री। इन केस ऑफ बैकवर्ड वेव फ्रंट जो थीटा की वैल्यू रहेगी वो 180 डिग्री रहेगी, और जब थीटा 180 डिग्री रहेगा तो एम्पलीट्यूड ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस कोस ऑफ 180 डिग्री, और 1 प्लस कोस ऑफ 180 डिग्री 1 माइनस 1 दैट इज 0। इट मीन्स ए इज इक्वल्स टू 0, एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो यहाँ पर बैकवर्ड एनवलप पॉसिबल ही नहीं है। तो बैकवर्ड एनवलप के केस में हमारा एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, इसलिए बैकवर्ड एनवलप, या फिर हम बोलेंगे कि जो बैकवर्ड वेव फ्रंट है वो पॉसिबल नहीं है। ओके, नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस द बिहेवियर ऑफ प्रिज्म, लेंस एंड मिरर। मीन्स व्हेन ए wave front is incident on a prism or at a lens or at a mirror, what would happen? Let's consider first we are taking prism. जब किसी प्रिज्म के ऊपर हम वेव फ्रंट इंसिडेंट करवाते हैं, सपोज हमारा प्लेन वेव फ्रंट हमने इंसिडेंट करवाया है, ये कोई ए बी हमारा प्लेन वेव फ्रंट था, ए और बी। अब प्लेन वेव फ्रंट हमने यहाँ पर कंसीडर किया, और यहाँ से अगर हमें रेज ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करना है तो रेज ऑफ लाइट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस वेव फ्रंट के हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा ही रहेगा। तो इस केस के अंदर क्या रहेगा, आपका लाइट एंटर हो रही हैं और ये क्या होंगी,
इस तरफ से बाहर निकलेंगी और हमारे पास जो नया वेव फ्रंट रहेगा, नया वेव फ्रंट इस तरफ हमें ऑब्ज़र्व होगा और ये क्या है, किसी ना किसी एंगल के ऊपर डेविएट हो गया है। ठीक है, ये हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट था और ये हमारा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ओके, तो इस तरह से प्रिज्म का बिहेवियर रहेगा इन केस ऑफ वेव व्हेन ए वेव फ्रंट इज इंसिडेंट ऑन इट। ये ऐसा हुआ किस वजह से है? अब यहाँ से अगर हम देखें तो इस वेव फ्रंट का ये पार्ट तो हमारे पास यहाँ पे जल्दी इंसिडेंट हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या है, एक ग्रेटर थिकनेस का सामना उसे करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये नीचे की तरफ टिल्ट हो जाएगा। और सिमिलर फिनोमेना यहाँ पर होगा, स्मॉलर थिकनेस से ये पास हो रही है लाइट रे, तो यहाँ पर क्या है, टिल्टनेस कम होगी और ये हमारे पास एक नया वेव फ्रंट जनरेट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड केस है इन केस ऑफ ए कन्वर्जिंग लेंस। सपोज ये हमारा कन्वर्जिंग लेंस है। अब इस कन्वर्जिंग लेंस के ऊपर अगर हम कोई ए बी वेव फ्रंट इंसिडेंट करवाते हैं तो ये लाइट रेज का काम करेंगी हमारे पास, और ये पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं, तो इन लाइट रेज को कहाँ पर कन्वर्ज करवा देगा, ये फोकस के ऊपर। और फोकस के ऊपर अब ये लाइट रेज हैं और इन लाइट रेज के हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। लेकिन इन केस ऑफ इन दिस केस जो हमारे पास वेव फ्रंट बनेंगे वो कैसे रहेंगे, सफेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट्स यहाँ पर बन जाएंगे। अब यहाँ पर इस स्फेरिकल वेव फ्रंट कैसे बने हैं, क्योंकि हमें पता है कि सर्कुलर बाउंड्री के ऊपर जो उसका रेडियस वेक्टर है हमेशा ही क्या रहता है, 90 डिग्री के ऊपर रहता है। तो हमने क्या किया, ये जो हमारी रेज आ रही थी, इन रेज के ऊपर हमने 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करवाया। 90 डिग्री के ऊपर यहाँ पर लाइन ड्रॉ की और 90 डिग्री के ऊपर यहाँ पर लाइन ड्रॉ की। जब हम इनको ज्वाइन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बन जाएगा। सिमिलर फिनोमेना ऑब्जर्व होता है हमारा, सपोज हम बात कर रहे हैं कन्वर्जिंग मिरर के बारे में। कन्वर्जिंग मिरर के केस में क्या रहेगा, ये हमारा कन्वर्जिंग मिरर। अब इस कन्वर्जिंग मिरर के ऊपर हमने वही फिर से ए बी वेव फ्रंट इंसिडेंट करवाया। तो यहाँ से हम क्या लेंगे, पहले तो रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट होंगी ये। अब ये पैरेलल रेज ऑफ लाइट अगेन कहाँ पर मीट होंगी, फोकस के ऊपर। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो लाइट रेज अगेन कन्वर्ज हो रही हैं, तो यहाँ पर फिर से अगर हम वेव फ्रंट ड्रॉ करेंगे तो ये भी कैसा रहेगा, हमारा स्फेरिकल वेव फ्रंट ही रहेगा। स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो इन बोथ द केसेस ऑफ कन्वर्जिंग मिरर एंड कन्वर्जिंग लेंस, the wave fronts formed after refraction of or reflection were converging, and in case of diverging mirror and diverging lens the wave fronts are diverging. Okay, उस केस में हमारे पास डाइवर्जिंग वेव फ्रंट्स का जनरेशन होगा। नेक्स्ट हमें पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ लाइट। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ लाइट। सुपरपोजिशन ऑफ लाइट। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमने पहले भी स्टडी किया था, ये भी कुछ वैसा ही है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ लाइट क्या कहता है हमें, व्हेन ए नंबर ऑफ वेव्स, व्हेन ए नंबर ऑफ वेव्स ट्रेवलिंग थ्रू ए medium superpose on each other
the resulting displacement at any point at a given instant is equal to the vector sum of all the displacements due to the individual waves at that point। क्या है हमारे पास? सुपरपोजिशन ऑफ लाइट हमें क्या बताता है कि जब एक नंबर ऑफ वेव्स जो किसी मीडियम के अंदर ट्रैवल कर रही हैं सुपरपोज होती हैं। सुपरपोज होने का मतलब है कि आपस में वो क्या कर रही हैं, इंटरफेयर कर रही हैं और एक दूसरे के ऊपर फॉल हो रही हैं। तो उस केस के अंदर जो रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट रहेगी एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट के ऊपर एट ए गिवन इंस्टेंट, कि वो किसके इक्वल रहेगी, सम ऑफ ऑल द डिस्प्लेसमेंट्स ड्यू टू द इंडिविजुअल वेव्स। अलग अलग वेव्स की वजह से जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है उन सभी डिस्प्लेसमेंट्स को हम क्या करते चले जाएंगे, ऐड करते चले जाएंगे। और तो हमारे पास जो रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट होगी वो किसके इक्वल रहेगी, हमारे पास सम ऑफ द इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स। सपोज हमने जो वेव्स इंसिडेंट करवाई हैं उन वेव्स की जो डिस्प्लेसमेंट है हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं y1 से y2 से y3 अप टू yn तक। तो रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट y विल बी इक्वल्स टू y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 अप टू ऐड करते चले जाएंगे हम yn तक। ओके, अगर इसको ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट करें वेव फॉर्म के अंदर, तो यहाँ पर मैं वेव्स ले रहा हूँ। सपोज ये वेव है एक हमारे पास जिसका एम्पलीट्यूड है y1। एक सिमिलर वेव मैं कंसीडर कर रहा हूँ यहाँ पर जिसका डिस्प्लेसमेंट है y2। जब ये दोनों वेव्स आपस में सुपरपोज होंगी तो रिजल्टिंग वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो किसके इक्वल रहेगा, y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 के। ये एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा हमारा, y1 प्लस y2 के, ये डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर एम्पलीट्यूड हमारा कम था y2 और ये y1, ठीक है। तो ये हमारे डिस्प्लेसमेंट क्या होती चली जाएंगी, एडअप होती चली जाएंगी। सिमिलरली अगर हम बात करें, ये दोनों वेव्स हमने यहाँ पर सेम फेज में ली हैं। अगर ये इस तरह से गिवन हो हमें वेव्स, ये साइन वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये माइनस ऑफ साइन वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस केस में भी हमारे पास क्या होगा, एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 के इक्वल रहेगी। और अगर हमारे पास वेव्स क्या हों, आउट ऑफ फेज हों, आउट ऑफ फेज के केस में मीन्स आउट ऑफ फेज मीन्स उनके अंदर जो फेज डिफरेंस है वो पाई का फेज डिफरेंस है। जैसे इस वेव और इस वेव के अंदर हमें नज़र आ रहा है, इन दोनों वेव्स के अंदर क्या है, पाई का फेज डिफरेंस है। तो इस केस के अंदर जो हमारे पास रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट रहेगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो y1 और y2 दोनों अपोजिट फेस के अंदर थे, तो ये दोनों एम्पलीट्यूड्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और हमें रिजल्टिंग एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो रिजल्टिंग वेव को रिप्रेजेंट करेगी यहाँ पर, ठीक है।
So, dear students, this is all about today's lecture. In the next lecture, we are going to discuss the interference of light, that is the Young's double slit experiment. Thank you. Have a nice day.